अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। ईरान इसराइल अमेरिका जंग तीसरा हफ्ता जारी है। इस जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप ने भी बयान दिया कि बातचीत लेकिन शायद ईरान वाले नहीं चाहते। ईरान कहता है कि आबना हुर्मुज़ में हमारी मर्जी के बगैर कोई शिप कोई टैंकर नहीं गुजर सकेगा। इसको रोकने के लिए, इस गुजरगाह को खोलने के लिए अमरीकी सदर ने, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के ताकतवर तरीन सदर ने बिलाखिर दीगर अक़वाम से, दीगर ममालिक से मदद तलब की, दीगर सुपर पावर से मदद तलब की कि वो आएँ, साथ दें, आबना हुर्मुज़ को खुलवाते हैं। एक नया अलायंस बनाने की बात की और कहा कि इसी हफ्ते के अंत तक उनका नाम भी बता देंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, कायर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनकार कर चुके ट्रंप की इस पेशकश के ऊपर। जापान ने कह दिया है कि वो भी आबना हुर्मुज़ में अपने बहरी जहाज़ या नेवी की तनसीब के ऊपर गौर नहीं कर रहे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है उनके अपनी काबीना के सामने डिस्कशन के बाद कि वो भी इनकारी हैं। जर्मनी भी स्केप्टिकल का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है कि हम अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पाए। और हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी इसमें तरदीद आ चुकी। फ्रांस ने भी फौरी तौर पर इस आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमली तौर पर इक़दाम करने से इनकार किया है। तो मोरलेस जो बड़ी कुव्वतें हैं वो तो इनकारी हैं। तो अब क्या होगा? क्या ट्रंप ज़मीनी फ़ौज भेज सकते हैं ईरान में? बिलखुसूस जो जजीरा खर्ग है उसको स्ट्राइक किया, इत्तला थी। लेकिन इस जंग के बीच एक बड़ी अहम डेवलपमेंट कहीं और रूनुमा हो रही है। वो डेवलपमेंट ये है कि कल ताइवान की वज़ारत दिफा ने तस्दीक की कि एक अरसे के बाद कोई 26 जो लड़ाका तैयारे हैं चीन के, वो ताइवान के चारों तरफ मंडलाते रहे। उन्होंने घेराव किया हुआ था। 6 से 7 जो बड़ी जंगी उनकी कश्तियां हैं, जहाज़ हैं, वो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के ताइवान के आसपास मंडला रहे थे। और चाइना का क्लेम रहा है सिंस 1949 कि ये हमारा एक बागी सूबा है, इसे हम में जम होना चाहिए। अमेरिका जो ताइवान को मानता नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक और तजारती तमाम ताल्लुकात ताइवान से उसने रखे हुए हैं। अगर चीन इस सूरत हाल में, बिलखुसूस उस वक्त जब ये जंग जारी और इस खिते में, चीन वाले में, ताइवान में, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में जो अमरीकी तनसीबात हैं, वहाँ से 2500 से ज़ायद मेरीन्स को हटा के डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वुस्ता डिप्यूट करना चाह रहे हैं। साथ वहाँ पे जो एयर डिफेंस निज़ाम है, थार्ड बहुत बड़ा सुपीरियर, उसको भी हटा के मशरक़ वुस्ता लाना चाह रहे हैं। तो ये जो वैक्यूम बना है उसको देखते हुए चाइनीज़ जो मनूवरिंग है वहाँ पे फौजी, उसके ऊपर माहिरीन समझ रहे हैं कि चीन ताइवान पे कब्जा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की जो चिप सर्विस है, जो मोबाइल फ़ोन में और दीगर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है, उसका बड़ा हिस्सा ताइवान में बनता है, बिलखुसूस अमरीकी कंपनियों का। सेमीकंडक्टर से लेकर इस तरह की दीगर जो आलात हैं, बिलखुसूस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, मोबाइल टेक्नोलॉजी में, वो अमेरिका जिसका इन्हिसार ताइवान के ऊपर है, वो बहुत बड़ा उन्हें धचका लगेगा। क्या चाइना अमली तौर पर ऐसा करेगा? और फिर ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी? ज़मीनी फ़ौज भेज सकेगा अमेरिका या नहीं? आबना हुर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या होगा? इस सब पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है साबिक़ सफ़ीर दिफ़ाई तजिया निगार जनाब मेजर जनरल रिटायर रज़ा मोहम्मद साहब को। हमें प्रोग्राम में अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब भी, उनसे भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने जो पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों सीरीज़ हारा है उसका पोस्टमार्टम भी करना है, तो मेरे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहाद बनाने लगे थे आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, तो ये बड़े ममालिक ने तो ना कर दी है। अब इसका स्टेटस क्या होगा? जी, मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल नज़र आता है जी। जितनी भी उनके दोस्त ममालिक हैं नेटो के, उन्होंने ना की। और जर्मनी ने एक और चीज़ ऐड की उसमें कि जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा नेटो का, उसके मुताबिक ये डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्स वहाँ पे उसकी रीज़न बनती नहीं है। इसलिए नेटो जो है वो ओब्लाइज्ड नहीं है। और एज अ कंट्री ऑल्सो जर्मनी ने, जैसे आपने फरमाया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो मुझे तो ये लग रहा है, जैसे आपने कहा है जी, कि इस तरह कोई भी मुल्क आगे नहीं आएंगे। और जर्मनी ने एक और चीज़ ऐड की है, उन्हें कहा वो क्या ऐसा काम है जो 2-3 जहाज़ और किसी जगह से आके कर लेंगे, जो अमेरिका की इतनी बड़ी बहरी कुव्वत नहीं कर पाई। तो मेरा ख्याल है आबना हुर्मुज़ की सिचुएशन बड़ी मखदूश सी है, बड़ी मुश्किल सी है। ईरान ने उसमें अंडरग्राउंड बहुत सारी सुरंगें बना के वहाँ से जो वहाँ पे जो माइंस हैं वो लॉन्च करने के लिए, टारपीडो लॉन्च करने के लिए जगह बनाई हुई हैं। उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी कश्तियाँ जो सुइसाइड बॉम्बर के तौर पे काम करेंगी, सुइसाइड अटैक करेंगी। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने तैयार की हुई हैं। और अमेरिका की इतनी बड़ी कुव्वत है, इसके बावजूद अभी उनका जो बैरी बेड़ा है, आपने सुन ही लिया होगा कि अब्राहम लिंकन वो तो वापसी के सफ़र पे है कि डैमेज हुआ है। कितना डैमेज हुआ है ये हमें पता नहीं है।
तो मेरा ख्याल है सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है और अब नाए हुरमज़ को खोलना बड़ा मुश्किल होगा और ये काफ़ी अरसे तक ये बंदिश रहेगी ता आके ईरान खुद जो है इसको खोलने पे और इसमें पैसेज देने पे राज़ी हो जाए। साहब, ये जो ईरान ने रिसेंटली कहा कि आपसे वो कश्तियाँ गुजरेंगी जिनकी हम इजाज़त देते हैं, और इस बीच में जो चीनी करेंसी युआन का जिक्र किया कि अब यहाँ से तिजारत युआन की होगी, ये स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है और इससे क्या पैगाम मिलता है? हाउ मच चाइना इज़ इनटू दिस वॉर? जी, जी, बहुत अच्छी 2-3 चीज़ें जो आपने फरमाई जामी साहब। सबसे पहले तो ये है जी कि अबनाए हुर्मुज़ जो है उस पे पूरा कंट्रोल है इस वक़्त ईरान का और बहुत मुश्किल है कि इसको उनकी मर्ज़ी के बगैर खोला जाए। नंबर 2 वही गुज़रेगा जिनको वो कहेंगे। इन्होंने अभी रिसेंटली कोई इंडिया के जहाज़ भी गुज़रने दिए हैं, कुछ स्पेन के भी, बाकी मुल्कों के भी, और उन्होंने वही कहा है कि वो गुज़रेंगे जिनको हम चाहेंगे और जो एलाय नहीं होंगे अमेरिका के। तो आपने गौर किया कि जब बहरी जहाज़ों ने मुख्तलिफ मुल्कों ने बहरी जहाज़ देने में बहरी जहाज़ों की शमूलियत से इनकार किया है, तो वो भी एक इसी तरफ की इंडिकेशन है कि वो लोग जो हैं बाकी मुल्क अपने ताल्लुकात ईरान के साथ ख़राब नहीं करना चाहते। तीसरी बात जो आपने फरमाई थी कि यहाँ पे जो अबनाए हुर्मुज़ जो है इससे जो एनर्जी जाती है, जो इकॉनमी का है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि जितनी एनर्जी गुजरती है यहाँ से 30% से ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड की एनर्जी, 40% की एनर्जी जो है यहाँ से गुजरती है। जब वो नहीं गुजरेगी तो ज़ाहिर है इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा, जो एनर्जी के प्राइसेस हैं उन पे भी फ़र्क पड़ेगा और जो ग्लोबल इकॉनमी है वो बड़ी बुरी तरह हिट हो रही है और इसीलिए ट्रंप ने भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रिलीज़ किए हैं और फ्रांस से भी उन्होंने कहा है कि वो अपने ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व रिलीज़ करें ताकि जो प्राइसेस हैं कंट्रोल की जा सके। बट अगर ये जंग जारी रही तो फिर ये वाकई जो एनर्जी के प्राइसेस हैं बहुत ऊपर जाएंगी और इनसे बहुत बुरा इफेक्ट होगा दुनिया की इकोनॉमी पे भी और ऑयल की प्राइसेस पे भी। ये अमेरिका ने जो कर्ग आइलैंड को टारगेट किया और उसके बाद मजीद टारगेट करने की भी वो बात करते, इस बीच में स्पेकुलेशन ये भी आई कि शायद कुवैत से जो 135 किलोमीटर दूर है वहाँ से कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो डेल्टा फोर्स से ज़मीनी फ़ौज भेजी जा सकती है। डू यू थिंक सो कि अमेरिका इस सूरत हाल में किसी जजीरे पे या ईरान में बहैसियत मजमूई फ़ौज भेजने की गलती कर सकता है? जी, आपने जो लास्ट में बात कही जामी साहब, बड़ी राइट बात कही आपने कि अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने फ़ौज, ज़मीनी फ़ौज भेजनी है, ख़ाह वो डेल्टा फोर्स है या 82 उनका एयरबोर्ड डिवीज़न है वो भेजना है या कोई और स्पेशल फोर्सेस अमेरिका की भेजनी है, तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी गलती होगी। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। अभी उनके जो वॉर एम्स हैं वो तो उनको खुद क्लियर नहीं है, लेकिन जो बंदा डिसाइफर कर सकता है जो अनस्टेटेड वॉर एम्स हैं उनमें सबसे बड़ा वॉर एम ये है कि इज़राइल जो है उसके लिए एक ही चैलेंजर है ख़ित्ते में और वो है ईरान। तो वो नहीं चाहते कि ईरान इस काबिल रहे कि वो इज़राइल की डोमिनेंस को, इज़राइल की एक्सपेंशन को या उसका स्टेटस एज अ रीजनल पावर को कॉन्टेस्ट कर सके, नंबर 1। नंबर 2 उनका जो अगला एम है वो है ईरान का ऑयल और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और ऑल्सो जो बाबुल मंदब है और रेड सी है उस पे कंट्रोल करना। इन सारी चीज़ों को जब आदमी देखता है तो ये एम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्राइक्स के ज़रिए वो हल कर नहीं पा रहे, हासिल कर नहीं पा रहे, सॉरी। और ईरान जो है वो गिवन नहीं कर रहा। तो अगर उनके ज़हन में ये चीज़ आ गई कि हम ग्राउंड फोर्सेस भेजते हैं और भेज के ये काम हो जाएगा, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी बॉग होगी जिसमें वो पाँव रखेंगे और हर आए दिन के बाद, आज वो फ़र्ज़ की 1000 भेजते हैं, अगले दिन 5000 भेजेंगे, फिर 50,000 भेजेंगे और करते-करते ये सिचुएशन वही हो जाएगी जो वियतनाम में हुई थी, जो अफ़गानिस्तान में हुई थी कि पहले उन्होंने थोड़ी-थोड़ी फ़ोर्सेस भेजी, फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए, फिर उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए भेजी। और ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें डेज़र्ट भी है, माउंटेन्स भी हैं, वैलीज़ भी हैं और उन्होंने 40 साल तैयारी की है अंडरग्राउंड टनल्स बना के। तो वहाँ पे अगर ये ग्राउंड फोर्सेस इनकी फँस जाती हैं तो मेरे ख़्याल में एक डूम्सडे सिनेरियो होगा कि बहुत मुश्किल होगा वहाँ से अमेरिका का एक्सट्रिकेट करना और 5-10 साल लगे रहेंगे, फिर भी ये स्टेलमेट ही होगी। तो मेरे ख़्याल में उनको ये शायद सभी एडवाइस कर रहे हैं कि ये गलती ना करें, लेकिन फिर भी अगर वो ये गलती कर गए और मिशन क्रीप उनको फोर्स कर गया कि जी वो बंदे भेजें और वहाँ पे अपना वॉर एम हासिल करें या अपने आप को शर्मिंदगी से बचाएं, तो ये मेरा ख्याल एक लंबी जंग और लंबी शर्मिंदगी की इब्तिदा होगी। साहब, ये जो ताइवान वाली सूरत हाल अभी इमर्ज हो रही है उसको देखते हुए चीन का तो दावा हमेशा से रहा, आपको लगता है कि चीन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएगा? अमरीकी एसेट है, अमरीकी ठिकाने हैं, अमरीकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ताइवान में।
जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। पहली बात तो ये कि चाइना के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड के लिए भी, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा, चिप्स और बाकी चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पे कि ये चाइना ने, जो आपने इब्तदाई में कहा कि वहाँ पे कोई उनके जहाज़ों ने वहाँ पे गश्त किए हैं, उनके गिर्द घेरा डाला है, वट एवर वो फ्लाई किया है, और सी में भी आए हैं उनके शिप्स जो हैं। तो मेरे ख्याल में इसके दो मकसद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये हो सकता है कि अमेरिका को फोर्स किया जाए कि यहाँ से फोर्सेस ना निकाले। अगर वो फोर्सेस नहीं निकालता तो इनडायरेक्टली ये ईरान की हेल्प हो जाती है। ईरान की हेल्प इस तरह हो जाती है कि वहाँ पे जब ये फोर्सेस नहीं जाएंगी, ऑगमेंट नहीं करेंगी, तो ईरान के लिए ईजियर होगा। दूसरी साइड अगर आप देखते हैं कि क्या उन्होंने ये अपनी आगे एक वॉर ब्यूगल्स बजाएं या सैबर रैटलिंग जैसे हम कहते हैं, वो की है, तो खनखनाया है, तो मेरा ख्याल है वो भी ठीक है। लेकिन मेरा एक अपना व्यू है चाइना के बारे में। चाइना का जितना मैंने स्टडी किया है कि चाइना ये जंग कभी भी खुद से शुरू नहीं करेगा और बहुत जल्दी जंग नहीं करेगा। चाइना अवॉइड कर रहा है जंग में आना, किसी भी जंग में हिस्सा लेना, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन वो जंगों में चले गए तो उनकी जो ये राइज है बड़ी स्मूथ और स्टडी, ये ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है वो जो पहला उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी नंबर 1 बनना चाहते हैं, और इस दौरान अपनी मिलिट्री कुव्वत, टेक्नोलॉजिकल कुव्वत, इकोनॉमिक कुव्वत जो है वो जब उनकी मजबूत हो जाएगी, फिर शायद वो ये मिलिट्री यूज़ की तरफ आए। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं नहीं देखता हूँ कि वो ताइवान पे हमला करेंगे या कब्जा करेंगे। नहीं, ये बड़ा अहम नुक्ता जो आपने बयान किया है कि अदर वे अराउंड इसकी वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह की चाइना की पॉलिसीज़ रही हैं, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स में हों या स्ट्रेटेजिक नोयत की हों, वो उस तरह से नहीं है जैसे अमेरिका, रूस की या इन ममालिक की, या खुलेआम को ऐलान करना हो। इस बीच में जो साउथ कोरिया से डिफेंस सिस्टम थार्ड का मूव करवाना है, वो इस बात का सबूत है कि मशरक़ वस्ता में इनके सिस्टम को नुकसान पहुंचा। फिर वहाँ से 2500 के करीब मरीन्स को डिप्यूट करना है, कह रहे हैं मजमूई तौर पर 5000 बंदा इधर भेजना है मशरक़ वस्ता में। हालांकि एम्बेसीज में कह रहे हैं कि बंदे निकल जाएँ। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है सर, क्या समझ आती है आपको? जी बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की। पहली बात तो यह है कि जो एयर डिफेंस जो कैपेबिलिटी है इसराइल की, अमेरिका की डिप्लीट हुई। अमेरिका का एक सुबकी हुई कि वो उनके बैरी बेड़े को भी हिट पड़ी और वो वापस जा रहा है, दूसरा बैरी बेड़ा आ रहा है। इसराइल जो है वहाँ पे भी ज़ाहिर असला डिप्लीट हुआ है, तो इसीलिए दुनिया के बाकी ममालिक से थर्ड सिस्टम और बाकी चीज़ें यहाँ पे ला रहे हैं। इसके दो एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि जो कोरिया है वो भी अभी सोचेगा जी कि हमें भी इन्होंने नंगा छोड़ दिया, जैसे गल्फ स्टेट्स को नंगा छोड़ा हुआ था, और उन पे स्ट्राइक्स हो रही हैं। और स्ट्राइक्स किधर हो रही हैं, वो तो खैर अमेरिकन टारगेट्स पे ही हो रही हैं। दूसरा एक और कन्फ्यूजन भी है कि बहुत सारी जगहों पे ईरान हमले नहीं कर रहा, वो कोई और हमले कर रहा है। बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, यस वो ऑगमेंट कर रहे हैं, और यस उनको कमक चाहिए, उनको जो है सप्लाई लाइन जो है उसमें इश्यूज आ रहे हैं वेपन्स की। इसलिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को भी कहा है ट्रंप साहब ने कि जी आप जो असला की तैयारी है, मिसाइल की तैयारी है, इंटरसेप्टर्स की तैयारी है, उसको बढ़ा दें। और इसराइल और अमेरिका की सिचुएशन जो है वो डिप्लीट कर रही है, और इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा ज़ाहिर है ईरान को हो रहा है। जनरल साहब, ये अब जो रूसी फार्मूला था कि यूरेनियम ले जाते हैं हम अपने यहाँ तो आप जंग बंदी कर लें, वो ट्रंप ने नहीं माना। उसके बाद जो ट्रंप की शराइत है उस पर ईरान नहीं मान रहा। ईरान तो कह रहा है कि हम तैयार हैं लंबे अरसे के लिए जंग को खींचने के लिए। हु विल एग्जॉस्ट फर्स्ट, क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल में अमेरिका और इसराइल विल एग्जॉस्ट फर्स्ट। मेरी जो अपनी रीडिंग है, क्योंकि वो कंट्रीज़ ऐसी हैं कि उनका पेन थ्रेशोल्ड इतना नहीं है। नंबर 1, उनके लिए वॉर बहुत एक्सपेंसिव, ऑल्दो वो बहुत अमीर मुल्क हैं। अभी ट्रंप साहब ने $50 बिलियन खर्च कर लिया, 50 बिलियन और मांग रहे हैं। वो शायद कांग्रेस से उनके लिए अप्रूव कर देगी। लेकिन जो इसराइल है उसको भी इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं। इसराइल को ये भी इश्यूज़ हैं कि वो हिट हो रहा है, उसके जो डिफेंसेस हैं, वो एयर डिफेंस जो है वो ब्रीच हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर डिवास्टेशन हो रही है, और उनके यहाँ कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। जो कंपेयरिंग दैट, ईरान का जो पेन थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, जाने देना भी। और वक्त के लिहाज से उनका मुल्क बड़ा है, और उन्होंने गहराई में तैयारी की हुई है, पीछे डेप्थ तक तैयारी की हुई है, अंडरग्राउंड तैयारी की हुई है, मिसाइल्स में, बाकी चीज़ों में, ड्रोन्स में। तो जो मुझे लगता है कि प्रोलॉन्ग होती है अगर वॉर, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा ईरान को होगा, अमेरिका और इसराइल को नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत शुक्रिया साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, अभी हम डॉक्टर कमर चीमा साहब की जानिब रुख करेंगे, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, और उनसे इस सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब से बात करने से पहले मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि ये चीनी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग, ये बड़े इन दिनों मशहूर हो रहे हैं अपनी पेशन गोई की वजह से, अपने तज्ज़िये की वजह से। इनका ये मानना है कि ईरान पर ज़मीनी हमला मुमकिन नहीं है अमेरिका के लिए।
और इस सिलसिले में वो 7 रीजंस गिनवाते हैं। चीमा साहब को भी शामिल गुफ्तगू में करता हूँ, लेकिन नाज़रीन ये मैं आपको अर्ज़ करूँ कि उनके नज़दीक ईरान का कुल रकबा 16.48 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा, इसराइल से 74 गुना ज़्यादा। और वो जो फ़ौजी डॉक्ट्राइन होती है किसी मुल्क पे फ़ौजी भेजने के लिए, उसके मुताबिक दुश्मन इलाके पर कब्ज़े और उसे महफूज बनाने के लिए कम से कम 50 शहरियों पर एक फ़ौजी की ज़रूरत होती है। और अगर हम अमेरिका के और उनके इत्तेहादियों के पुराने जो फुटप्रिंट्स हैं वो देखें तो 2007 में इराक में जो अमरीकी जारहियत हुई थी उसके दौरान अमरीकी फ़ौजी 1,66,000 से ज़ायद वहाँ तैनात हुए थे। आबादी इराक की 2.5 करोड़ थी, तो उस हिसाब से तनासुब जो बना था तब वो 150 शहरियों पर एक फ़ौजी तैनात होता है। तो अगर यही उसूल ईरान के ऊपर भी लागू किया जाए तो ईरान की आबादी 9 से 10 करोड़ है, यानी कम से कम 6 लाख फ़ौजी दरकार होंगे ज़मीनी तौर पर। इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़े रकबे को मैनेज करने के लिए तो ये फ़ौज कहाँ से आएगी? रहेगी बात इसराइल की, तो इसराइल के पास तो मजमूई तौर पर 1,70,000 फ़ाल फ़ौजी हैं, 1 लाख का रिज़र्व है जिनको जंग की सूरत में कहा जाता है कि आप फ़ाल हो जाएं। तो पहले ये मुख्तलिफ महाज़ों पे अपने तई ये खड़े हैं। लबनान की सूरत हाल हो गई, वेस्ट बैंक की, गाज़ा की, यहाँ ईरान की भी, तो 70,000 फ़ौजी मज़ीद इनके बच जाते हैं इस हिसाब से। तो 70,000 अगर फ़ौजी हैं इसराइल के पास और 6 लाख की कैपेसिटी बनती है फ़ौजी हिसाब किताब से, तो ये सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से प्रोफेसर जो जियांग है वो ये कहता है कि अमेरिका या इसराइल कभी भी ये फाश गलती नहीं करेंगे तो वापसी नामुमकिन हो जाएगी। बीच में ताइवान वाली खबर मैंने डिस्कस की, अभी आपने जनरल रज़ा साहब का तज़िया भी उस पर सुना, आपने हुर्मुज़ भी ज़ेरे बहस है। सबसे पहले कमर चीमा साहब, ये जो चीनी प्रोफेसर की रीजनिंग है बज़ाहिर तो बड़ी आर्टिकुलेटेड और मैथमेटिकली दुरुस्त लगती है। डू यू थिंक कि ये सफिशिएंट रीज़न है टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका किसी सूरत भी ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, मुझे तो कोई लॉजिक नज़र नहीं आती कि ज़मीनी फ़ौज क्यों भेजेगा। मैक्सिमम जो अगर इस तरह की कोई चीज़ करनी है अमेरिका ने, तो वो ये कर सकता है कि वो किसी आइलैंड जैसे खार्ग आइलैंड है जिसके ऊपर हमला किया गया, और उसके क्योंकि कहा जा रहा है कि 90% जो ईरान की जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है वहाँ से होती है, तो मैक्सिमम वो किसी आइलैंड को कैप्चर कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अगर वो कर लेते हैं तो फिर उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि समटाइम्स अगर एनिमी आपकी कोई टेरिटरी को कैप्चर कर ले और वो बड़ा साइजेबल पोर्शन हो और आप वहां पे लड़ना जो है मुश्किल हो, तो आप अपनी टेरिटरी पे भी हमला कर देते हैं। तो जहां पे अगर अमेरिकन फोर्सेस किसी आइलैंड पे भी आ जाती हैं, जैसे कि ये बात चली है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी इस चीज पे भी वो हिचकिचाएंगे। वो अपने ही आइलैंड पे हमला करेंगे ताकि वहां पे अगर कोई दुश्मन फोर्सेस है, अमेरिकन है, कोई और है, इजरायली है, तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। और दूसरा, आपने ज्योग्राफी की बात की, आपने पॉपुलेशन की बात की, फिर आप रेजिलियंस की बात कर लें। देखें, फिर आप देखें कि पूरे का पूरा जो ईरानी मुआशरा है वो खड़ा है। फिर आप देखें कि कोई अगर ग्राउंड फोर्सेस की बात हो, इवन कुर्दिश कार्ड नहीं चल सका था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें जो है ये ग्राउंड जाना ऑन ग्राउंड ये कोई प्लॉजिबल ऑप्शन है। ये ऐसा ऑप्शन है, मेरा ख्याल है अमेरिकन सोच भी नहीं रहे होंगे। उनका ज्यादा से ज्यादा जो गोल है वो यही है। जो मिनिमम सोच के आए थे वो ये था कि हम जाएंगे, टॉप लीडरशिप एलिमिनेट करेंगे और कंट्रोल कर लेंगे और फिर हम उसको चलाएंगे। दूसरे, और क्योंकि वहां पे लोग जो है प्रोटेस्ट हुए हैं कुछ महीने पहले, तो लोग हमारे साथ हैं और इस तरह का सिनेरियो। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हुआ। अब क्या सिचुएशन है, अब जिस तरह का माहौल है वहां पे, जितने इन्होंने वहां पे नुकसान कर दिया है, लोगों की शहादतें हो गई हैं, लोग हर रोज रात को बाहर आते हैं, चौक में खड़े होते हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर हमले हो रहे हैं तो उनको परवाह कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब ग्राउंड ऑफेंसिव सोचना ये आउट ऑफ क्वेश्चन भी है, और ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं कि मजीद अपने अमेरिकन जो है वो वहां पे मरवाएं। और दूसरी एक और बात भी है, कल ट्रंप ने ये भी कहा है कि जनाब अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मज खुलवाना है तो ये सबका जो है मसला है, ये नेटो ममालिक को भी इसमें अपना किरदार अदा करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मज तो खुलवा नहीं सकते, और वहां पे अकेले तो वो कुछ कर नहीं सकते। इंटरनेशनल ऑयल ट्रैफिक, ये चीमा साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने छेड़ा है हजरत। मैं देख रहा हूँ जर्मनी कह रहा है हम स्केप्टिकल हैं, जापान पार्लियामान के सामने, काबीना के सामने मामला ले गया, यूके पे बड़ी तवज्जो थी इनकी, वो एयर बेसिस भी इन्हें दे रहे थे, जंगी जो बेड़े हैं वो भी इधर उधर मनूवर कर रहे थे, काय स्टामर भी ना कर गया, कैनेडियंस ने भी पल्ला नहीं पकड़ाया। तो ये 5-6 बड़ी कुव्वतें, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, कनाडा, इन सब की तरफ से जो ना है, जो ट्रंप का प्लान है कि आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए आइए,
इकट्ठे होकर चलते हैं, उससे इनकी ना, ये कितनी मानी खेज है और उसके क्या असरात होंगे आने वाले मंजरनामे में? देखिए जामी साहब, सिंपल सी बात है, नेटो क्या कहता है? आर्टिकल 5 वो कहता है कि अगर एक पे हमला है तो दूसरे पे भी हमला है। तो सवाल ये है कि अमेरिका के ऊपर तो हमला हुआ ही नहीं है, ये तो इन्होंने प्रीएम्प्ट किया है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो मार्को रूबियो ने शुरू में कहा था, जंग के पहले दूसरे दिन कहा था कि क्योंकि इजराइल इस जंग में जा रहा था और क्योंकि हमें था कि हम पे भी हमला हो जाना है, तो हमने इजराइलियों को साथ दिया। तो ये यूरोप को पता है कि ये जंग अमेरिका की जंग नहीं है, ये जंग इजराइल की जंग है, तो वो क्यों इस जंग में जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात यह है कि यूरोप और अपने एलाइज को जब आपने कन्विंस करना होता है तो आपने इंटरनेशनल लॉ की शील्ड लेनी होती है। आपने कहना होता है भाई ये देखो हमारे ऊपर हमला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 9/11 हुआ तो सारी की सारी जो नेटो थी उसने आके अफगानिस्तान में अपने बंदे मरवाए ना, आके लड़े वो तालिबान से। और फिर दूसरी बात, रिसेंटली जितने भी अमेरिकन एंड वेस्टर्न फोर्सेस ने अमेरिका के लिए जाने दी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, कई दफा तो ट्रंप साहब उनकी भी इंसल्ट कर देते हैं। रिसेंटली बरतानिया की जो फौज है उनकी कुर्बानियों की इंसल्ट कर दी गई, जिसपे उन्होंने बकायदा प्रोटेस्ट किया। बरतानवी वज़ीर आज़म की इंसल्ट की जब उसने वो जज़ायर कुछ थे नीचे अफ्रीका के नीचे उनको दिया था, तो उसको बड़ा अजीबोगरीब ट्रूथ सोशल पर क्या गार्सिया इंडियन ओशन के अंदर बेसिकली वो बेसिकली बरतानिया के पास था, तो वो लीज है उसके ऊपर। बहरहाल द क्वेश्चन इज यहाँ पे ये है कि ये जामी साहब, ये कैसे मुमकिन है? आप अपने एलाइज को तब साथ लेते हैं जब इंटरनेशनल लॉ परमिट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल स्पेन तो खुला कह रहा है कि भाई हम इसमें आपके साथ नहीं है। क्यों कह रहा है? बिकॉज इसको पता है कि ये इन्होंने ऑफेंसिव किया है। आप देखिए नॉर्वे, बहुत सारे और मुल्क जो है वो सीधा कह रहे हैं कि ये ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। ये बैन, इवन के स्विट्जरलैंड ने कहा है कि हमने ओवरफ्लाइट नहीं करने दी अमेरिकन आर्मी को। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस तरह के डिवाइडेड वेस्ट के अंदर जो सिर्फ एक चीज, और फिर दूसरी बात भी है, यूरोप ये भी तो जामी साहब महसूस करता है कि जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरोप को यूक्रेन और रशिया के मामले में आइसोलेट किया है। मतलब वो हर रोज वो कह रहे हैं कि मैं कभी वो असला बंद को नहीं दूंगा, पहले मेरे से डील करो, तुम मिनरल्स की यूक्रेन के अंदर पहले तुम मुझे क्या दोगे तो मैं तुम्हें असला सप्लाई करता रहूंगा। तो वो समझते हैं कि ये बड़े ट्रांजैक्शनल किस्म के प्रेसिडेंट हैं और ये हमसे पूछ के भी नहीं आए। इन्होंने टैरिफ्स पहले लगाए हमारे ऊपर, हमारे से लड़ाई शुरू कर दी। तो आप देखें ना यूरोप के अंदर क्या डिस्कशन है। आप देखें डेवोस जो के अंदर जो कन्वर्सेशन हुई थी, आप उस कन्वर्सेशन को देखें, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि द वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रप्चर आ गया, वो क्या था? वो सबकी एक कन्विक्शन थी कि हम तो अमेरिका के साथ नहीं लड़ सकते। और अब तो देखें सिक्योरिटी गारंटीज की बातें हो रही हैं। तो अमेरिका ने जिन मुल्कों को पॉजिटिव सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दी हुई हैं कि अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो हम जो है वो न्यूक्लियर चला देंगे, वो भी परेशान है। जापान एंड साउथ कोरिया की बात करें जिनकी 1960 की ट्रीटीज हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिकली अब इन द मिडल ऑफ वॉर 15 दिन के बाद अगर आप नेटो को इमदाद के लिए बुलाएंगे तो वो नहीं आएगी। उसकी वजह यह है यूरोप तो मेरा ख्याल है टोटल 10% तेल जाता होगा जो स्टेट ऑफ हार्मुज से, तो वो पहले ही उन्होंने अपना वो मैनेज कर लेंगे। दूसरा सऊदी अरब जो है वो बहुत सारी उनको रेड सी से जो है वो दे सकता है। सो मुझे लगता है कि यूरोप के अंदर मिसट्रस्ट है। आप साल 1.5 साल की सारी कन्वर्सेशन देखें, जो कन्वर्सेशंस हुई हैं, मिसट्रस्ट देखें, फिर फोर्स किया गया कि आप अपना डिफेंस बजट जो है वो 5% करें और उनको मजबूरन करना पड़ा नेटो का, तो वो नहीं जा रहे। तो इसलिए ट्रंप साहब जो है वो, और फिर मजे की बात आप देखें, कल ये कह दिया कि चाइना आए इस स्टेट ऑफ हार्मुज में क्योंकि उनका तेल जा रहा है। तो चाइना का तो तेल जा रहा है, तो वो इरानियंस देखिए, चाइनीज तो इस वक्त तेल ले रहे हैं वहां से। नहीं, लतीफा ये है डॉक्टर साहब, लतीफा ये है कि ईरान कह रहा है यहाँ से जो गुजरेगा वो ट्रेड युआन में करेगा, चीनी करेंसी में। ये सूरत हाल है। और ट्रंप कह रहा है कि चीन आए, तो ये बड़ा लतीफ़ा है। मैं अभी ताइवान वाली बात भी आपसे करनी है, इस जंग का मुस्तकबिल क्या, ज़रा मज़ीद आपको मुझे लम्हात चाहिए होंगे। छोटी सी नाज़रीन एक ब्रेक ले रहा हूँ। क्या चीन ताइवान पर कब्जा करेगा? डॉक्टर अमर चीमा की राय क्या एक ब्रेक के बाद। अहम सवाल ये भी है इस सारी सूरत हाल के बीच, जबकि जंग तीसरे हफ्ते में शुरू हो चुकी है, कि क्या इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए चीन ताइवान पर कब्जा करेगा? क्योंकि चीन का 1949 से दावा है कि ये उनका एक बागी सूबा है जिसे चीन का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इस पर बात करने से पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब, 2-4 चीज़ें इसी जंग से जुड़ी अभी तिश्ना रह गई थीं। एक तो ये कि जो अब्बास इराक़ची साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उर्दू ज़ुबान में ट्वीट और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
सऊदी अरब ईरान दोनों अहमियत के हामिल, इस बीच में कुछ स्पेकुलेशंस थी, कुछ स्केप्टिसिज्म भी था कि पाकिस्तान क्या बैलेंस आउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सऊदी क्या तो गले मिलती है, बुलाती है आला सतही हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, ईरानियन क़यादत के आला हुकाम तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई फ़ाइन और थिन बैलेंस ये कैसे मुमकिन हुआ, और क्या ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना वेल प्लेस्ड है? जी देखिए जाम साहब, बात ये है कि आप देखें कि जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का उर्दू में बयान, ये इस चीज़ को बताता है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह सोसाइटियल लेवल पे पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट कर रहा है। फिर सिर्फ सोसाइटियल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे भी है। फिर सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं है, सिस्टेमिक लेवल पे भी है कि आप इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो ईरान पे हमला हुआ गलत है, स्टेट भी सपोर्ट दे रही है। फिर आप घर में भी अवाम जो है वो आपकी समझ रही है कि हम हक के साथ हैं। तो एक बात तो ये है कि ईरान इस चीज पे कदर करता है पाकिस्तान की, कि जून में भी पिछले साल हमने सपोर्ट किया था और अभी भी किया था। और ये देखें, आलम इस्लाम में बड़े कम मुल्क होंगे जिनकी इतनी कैटेगोरिक पोजीशन होगी, बल्कि मेरा ख्याल है चाइना रशिया के अलावा जो है वो नहीं। और चाइना रशिया की भी अवाम उस तरह इस जंग में शायद ना शामिल हो जिस तरह हमारा मीडिया या हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो भी देख रहे हैं कि एक बड़ी पब्लिक ओपिनियन ग्लोबली बनाने में पाकिस्तानियों का भी किरदार बहुत ज्यादा है। दूसरी बैलेंस की बात है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का कमाल है। बहुत देर के बाद ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर भी रेलिवेंट है, खित्ते के अंदर भी ईरान आपका नेबर था, मसले मसाइल चैलेंजेस रहे, लेकिन इस वक्त वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब के साथ आप मिल के प्लान कर रहे हैं और सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी इंगेजमेंट करवा रहे हैं। ये वही काम कर रहा है जो चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रिप्रोचमा कराया था आज से कुछ साल पहले। इस जंग के शुरू होते ही पाकिस्तान और ईरान के, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोलने और बात करना कि सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी सऊदी अरब की, और ईरान जो है वो उस तरह हमले नहीं कर रहा जिस तरह बाकी मुल्कों पे कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से है, पाकिस्तान की रेलेवेंस की वजह से है, और ईरान इस चीज को वैल्यू दे रहा है कि पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि सऊदी अरब के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है और इस चीज का ख्याल रखा जाए। तो मैं समझता हूँ ये इस फैक्टर को मद्देनजर रखना चाहिए। आज सऊदी अरब हमारा भाई है, बड़ा करीबी ताल्लुकात हैं, हर सतह पे हमारे बहुत अच्छे शुरू से बड़े ताल्लुकात रहे हैं। आज सऊदी अरब भी ज्यादा महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम अभी उनके साथ है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी काम कर रही है। सऊदी अरब की इस वक्त वो लेवरेज नहीं है ईरान के ऊपर जो पाकिस्तान की है, और ईरान ये समझता है कि इसके पाकिस्तान जो हमारे लिए कर रहा है हर सतह के ऊपर, वो कोई और मुल्क नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि इवन के अब ये जो आज एक तेल का जो जहाज आया स्टेट ऑफ हार्मुज से, और कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ईरानी बॉर्डर के करीब से जो है वो आ रहा है और वो ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर से, लेकिन उसको ईरानी जो हुकूमत है वो भेज रही है बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, फिर एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। तो मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब हो, ईरान हो, दोनों मुल्क जो हैं वो हमारे लिए बड़े करीब हैं, और मिडल ईस्ट के ममालिक भी देख रहे हैं पाकिस्तान के इस किरदार को। और अब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो दिफाई एग्रीमेंट हुआ था, आज उस दिफाई एग्रीमेंट की वजह से सऊदी अरब ज्यादा महफूज है, सऊदी अरब की अवाम ज्यादा महफूज है। तो डॉक्टर साहब उसी खित्ते में, उस खित्ते में बाकी दोस्त ममालिक भी हैं, मुस्लिम ममालिक भी हैं, लेकिन एक आधा मुल्क ऐसा है जिसका ताल्लुक और बन रहे हैं, जिसकी तस्वीराती गहराइयाँ कहीं और जाके खुल रही हैं। तो उनके लिए भी कोई लेसन होना चाहिए सारी वारदात में या नहीं? देखिए, उनके लिए भी लेसन है। अच्छा। सबसे ज्यादा तो उन्हीं पे हमले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बिल्कुल लेसन है कि वो अपने ब्लॉक को छोड़ के, अपने ग्रुप को छोड़ के वो कहीं और वो दोस्तियां कर रहे हैं। और आप मुझे बात बताएं, भारत तो किसी के लिए अपनी वो जान देने को तैयार नहीं है। ये तो हमारे मुसलमानों के अंदर एक होती है, एक जज्बा होता है कि हम मुसलमान के लिए लड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें थोड़ी सी, और जैसे ये जंग बंद होगी आप देखिएगा जामी साहब, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बड़े वो जिसे कहते हैं ना, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बड़ी तब्दीलियां आएंगी। वो जो अरब स्ट्रीट ये समझती थी ना कि हम बड़े महफूज हैं, आज उनको पता चला है कि वो महफूज नहीं है। आज वहां पे कारोबार के मसले बन गए हैं, वहां पे जो रेपुटेशन के मसले बन गए हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस है। तो मैं समझता हूँ कि ये जंग बंद होने के बाद
एक बड़े पैमाने पे एक सोच जो है वो में तब्दीली आएगी। मुआशरे के अंदर तो आ गई होगी, जाहिर बात है स्टेट लेवल पे भी मैं समझता हूँ बड़ी तब्दीलियां आने के चांसेस। नहीं, वो ये बिल्कुल इसकी एंटिसिपेशन की जा रही है, इट इज़ क्वाइट विजिबल नाउ। अच्छा जी, ताइवान की कहानी। कल रात ताइवान की वजारत दिफा कह रही है वो 26 इनके लड़ाका तैयारे आसपास मंडलाते रहे, 6-7 बड़ी जंगी कश्तियाँ, और वहाँ से जनूबी कोरिया से ट्रूप्स भी निकल रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी निकल रहा है। तो कुछ लोगों की ये राय थी कल रात, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, कि क्या चाइना ताइवान पे कब्जा करने जा रहा है, क्योंकि क्लेम करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, बागी सूबा है। कैसे देखते हैं, चाइना इस पोजीशन में है, ये एडवेंचर कर सकता है या अभी दूर की कहानी है? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसे अभी ये पॉसिबिलिटी है। गो के ट्रम्प साहब जो हैं वो जा रहे हैं चाइना 31 मार्च को, जी। इसी महीने। तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी हो, चीज़ें अभी बड़ी सेटल हैं। ये जो सवाल उठा है ये इसलिए भी उठा है कि अमेरिकन जो हैं वो ताइवान के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। वो प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तुम अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, हाँ, हम तुम्हें उस तरह, फॉर एग्जांपल इस हद तक कहा गया कि अपना डिफेंस जो बजट है वो 10% तक लेके जाओ, ये ताइवान को कहा गया। दूसरा जो सिचुएशन ये है कि ताइवान जो है उसके बारे में पोजीशन ये है कि हो सकता है अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्म्स की जो सप्लाई है वो सस्पेंड कर दे। हो सकता है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चीज कर दे कि वो ताइवान के को ट्रेड ऑफ कर दे, मतलब ताइवान के हवाले से सिक्योरिटी एश्योरेंसेस कम कर दे, आर्म सप्लाई कम करके चाइना से कोई कंसेशंस ले ले। तो ये बेसिकली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की का जो विजिट है चाइना में, ये उस हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक है चाइना की तरफ से भी, ताकि वो मैक्सिमम ट्रम्प से कंसेशंस ले सकें। बिल्कुल ट्रम्प कंसेशन लेना चाहता है ताइवान के ऊपर। तो ये बेसिकली दोनों साइड्स आपस में ये दिलचस्प नुक्ता है जो आपने उठाया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का, कि अभी ये फिलहाल सेटल चीज़ें हैं, लेकिन चाइना इससे कई और पहलुओं से अगराज़ व मकासद पूरी करने की हुकूमत अमली पर गामजन दिखाई देता है। हु इज़ अ मेन प्लेयर नाउ। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, डॉक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा कर चुके। इंडिया के हवाले से क्योंकि उसका जिक्र आया, अमरीकी कमीशन है बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी, इन्होंने एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट जारी की है कि नरेंद्र मोदी के दौर में हिंदुत्वा के राज के अंदर यहाँ पे हो क्या रहा है। मजहबी जो आज़ादियाँ हैं नरेंद्र मोदी के दौर में संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने, कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो रियासती सरपरस्ती में मजहबी जबर और इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, उसको हाईलाइट किया गया, उसका पर्दा चाक किया गया कि यहाँ भारत में बसने वाली जो अक़लियतें हैं मोदी के दौर में, हिंदुत्वा ड्रिवन गवर्नमेंट के दौर में, ये मुसलसल खौफ में मुब्तला हैं, तशद्दुद और इम्तियाज़ी कवानीन के साए में हैं, और रियासती इदारे मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। RSS बिलखुसूस अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत और तशद्दुद के माहौल को प्रमोट करती है वहाँ पे, जिसके आए दिन हम विजुअल्स भी देखते हैं, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ते हुए मसाजिद के ऊपर लाउड स्पीकर के ऊपर, कई मुसलमानों को दाढ़ियों से पकड़ा जाता है वहाँ पे। ये विजुअल्स पब्लिकली आप देख सकते हैं। अमरीकी कमीशन ने यह बताया कि रॉ और RSS जो हैं, ये दोनों अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद में बतौर एक सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी एक सिस्टमेटिकली ये काम हो रहा है वहाँ पे। 2023 और 24 की ये जो रिपोर्ट है USSIR RF की, इसमें मुसलमानों के अलावा ईसाई और दीगर जो अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़ भी इनका जो इम्तियाज़ी रवैया उसको हाईलाइट किया गया है, और बिलखुसूस मोदी के दौर में ये जो मजहबी आदम रवादारी है इसमें इजाफ़ा हुआ है। ये फ्रीडम हाउस ने जो सियासी माहिरीन का है, उसने क्रिसमस पर जो ईसाइयों के ख़िलाफ़ नफ़रत और तशद्दुद हुई उसको बड़ा तशवीशनाक करार दिया है। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा क्रिकेट के मैदान का रुख करेंगे। आज पोस्टमार्टम करना है टीम पाकिस्तान का, जो पैथेटिक परफॉर्मेंस दी उन्होंने बांग्लादेश में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मेरे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बांग्लादेश गई टीम पाकिस्तान ODI सीरीज़ खेलने, 3 मैचेस पर मबनी 2-1 से बदतरीन शिकस्त खा के पाकिस्तानी टीम वापस लौटेगी। ये जो बदतरीन परफॉर्मेंस है टीम पाकिस्तान की, बांग्लादेश जैसी टीम के हाथों भी 2-1 से सीरीज़ हार गए, इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमने जहमत दी है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को। क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया हैं, खेल के मैदानों पर दिहाइयों से लिखते रहे, पढ़ते रहे, तबसरा करते रहे। हमारे प्रोग्राम में क्रिकेट पर जब भी बात होती है मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाते हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मेरे पास तो सवाल ख़त्म हो गए हैं जो मैंने 3 मैचेस देखे, बिलखुसूस कल तीसरे ODI में क्या हुआ, क्या वजह बनी, ये किसका नोहा पड़ा जाए?
आपके शानदार तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। और दूसरे, अब इस पे नोहा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम हमेशा जब भी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रहती है, हम हमेशा तनकीद करते हैं, बताते हैं क्या खामियां हैं, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंगती। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक तो आपने 15 रुकनी जो स्क्वाड भेजा, उसमें अगर हुसैन तलत जख्मी हो गया तो आपके पास कोई बैट्समैन ही नहीं था। कल आपने लिस्ट देखी होगी, जो पाकिस्तान के 2 प्लेयर जख्मी हो गए थे, हुसैन तलत और आखिरी लम्हे पर शामिल हुसैन। तो जो पाकिस्तान ने लिस्ट दी, उस लिस्ट में बैटिंग कोच हनीफ मलिक का नाम 14वें नंबर पर शामिल था। ये वक्त आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट का, और कौन है इसका जिम्मेदार? जो सिलेक्शन कमेटी है, चीफ सिलेक्टर साहब बड़े तम तराक के साथ आकर दावा करते हैं कि जी हमने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती, हमने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। उसके बाद क्या हुआ? कोई इनसे पूछे कि साउथ अफ्रीका को जो यहाँ पाकिस्तान में हराया उनकी बी टीम थी, कोई इनसे पूछे ऑस्ट्रेलिया को जो हराया उनकी बी टीम थी, बाद में वो बेशक जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में हार गए। तो आखिर अपनी जो है जिम्मेदारी किसी और पर डालना, और सबसे बड़ी सितम ज़रीफी जामी साहब ये देखिए कि इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबरा नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिस अंदाज से अलीम डार ने इस्तीफा दिया, उसने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया कि अलीम डार साहब कह रहे थे गालिबन उनकी सुनी नहीं जाती थी, और जिस तरीके से मामलात एक ही लकड़ी से आके जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि ये बहुत पैथेटिक पोजीशन है पाकिस्तान। मिर्जा साहब, मैं ये समझना चाहता, बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर्स थे वो क्या ब्रेटली, शॉन टेट, मिचेल स्टार्क, शोएब अख्तर, डेल स्टेन की स्पीड पर 145, 50, 55 मार रहे थे जो, और सीम थी, स्विंग थी, पल्ले नहीं पड़ी थी, या जो उनके स्पिनर्स थे वो मुरलीधरन और शेन वॉर्न जैसी वैरायटियां मार रहे थे, पेशवन जैसी, कि जो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ी थी? क्योंकि जिस तरह से इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे थे। एक आम बंदा जिसको क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ है वो भी इसे समझ पा रहा था कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये क्या हाल हो गया इस टीम का। उनकी एक तो हमारी टीम मीडियोकर टीम हो गई है। 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो नाहिद राना बॉलिंग कर रहा था, 22 बरस है, एक तवील कामत फास्ट बॉलर है। हमारे प्लेयर्स को शॉर्ट पिच गेंदे खेलने की आदत ही नहीं है। बैटिंग कोच क्या कर रहा है हनीफ मलिक, उसका नाम 14 रुकनी स्क्वाड में डाल देते हैं आप टॉस से पहले। आखिर वो इसमें यही आता है कि एक फ्रेंचाइज के साथ चूंकि वाबस्तगी है, ये जो 2 डेब्यू किए इनकी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्तगी है, साद मसूद और गाजी गौरी। कोई तसव्वुर कर सकता था कि इतनी जल्दी 3 लिस्ट ए मैचेस खेलकर साद मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सबस कैप अपने सर पर सजा लेंगे? कोई तवक्को कर सकता था कि गाजी गौरी, जिसे हमने विकेट कीपर की हैसियत से लिया था, उसको 1 डाउन पोजीशन पर बाबर आजम की जगह हम भेज रहे हैं बैटिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास लड़के ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये शॉर्ट पिच गेंदों पर बहुत हल्के हैं, इसे नहीं खेला जाता, ना ये प्रैक्टिस करते हैं, और स्पिनर्स पे भी एक्सपोज हो गए। जिस तरीके से मेहदी हसन मिराज और जिस तरीके से रिशाद हुसैन, उससे तो कल आखिरी ओवर किया, वरना लेग स्पिनर आखिरी ओवर कहां करता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की ये टीम जो है बजाय बुलंदी की तरफ जाने के ये पस्ती की तरफ गामजन है। इनकी खामियों पर कोई तवज्जो नहीं देता। आकिब जावेद जो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर बने हुए, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर भी है। क्या नेशनल क्रिकेट एकेडमी बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? वहां 5 स्टार होटल के शेफ आपने रखे हुए, वहां रिहाइश का बड़ा जबरदस्त इंतजाम है। ये जो आपने नए लड़कों की एंट्री का जिक्र किया, मैं देख रहा था जो लेफ्टी हैं खब्बे शामिल, वो वन डाउन आए, 2 मैचेस खेले, दोनों पे तकरीबन एक जैसी गेंद पे आउट हुए, शॉट पे चूपर आती गेंद। फिर गाजी गौरी ये कहाँ से बरामद हुए? फिर अब्दुल समद को मैं देख रहा हूँ, साद मसूद को देख रहा हूँ। ये क्या जो टैलेंट हंट किया है, ये इनकम्पिटेंट है, कोच अंधे हैं, या बांग्लादेशी बॉलिंग बड़ी अखीर थी जिसने तबाही फेर दी? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। अगर अब हम देखें जामी साहब, रिकॉर्ड उठा के गुज़िश्ता 20-25 मैचेस में सबसे ज्यादा 35 खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने जो है वनडे कैप दी है। 35 खिलाड़ियों को आजमाया इंटरनेशनल क्रिकेट में। पाकिस्तान की वो कैप जब 16 अक्टूबर 1952 को हम पहला टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में खेले थे, उस वक्त क्या वैल्यू थी उस कैप की, और अब क्या वैल्यू होकर रह गई है, समझ में नहीं आता। और फिर ये खिलाते हैं, सिलेक्टर्स जो है लाते हैं और क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं,
और क्वांटिटी बढ़ाए जाते हैं कि हमने फला को डेब्यू कराया, कहाँ गया वो जो इनका आया था जहांदाद खान, आकिफ जावेद, हसन नवाज, देयर आर सो मेनी नेम्स कि अगर आप उनके नाम ले वो चले गए। और आप नित्य तजुर्बात करते हैं, आपने सही कहा, इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और कानों में रुई ठोसी हुई है, जिसकी वजह से इनको कुछ नजर नहीं आता। सिलेक्शन का मयार बिल्कुल ही जमी बोस हो चुका है, अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा। इस टीम को किसने सेलेक्ट किया है? इस टीम में आकिब जावेद जो है वो अपने आप को फिलोसोफर समझते हैं, मैं तो समझ रहा था हफीजी प्रोफेसर है। एक और प्रोफेसर आ गया पाकिस्तान क्रिकेट में जो नित नई तौजीहात आकिब जावेद, और फिर उनके साथ असद शफीक है, ना जो बोलते हैं ना सुनते हैं ना कुछ करते हैं, खामोश बैठे रहते हैं। बाद में अभी 2 का इंडक्शन हुआ है, मिसबा और सरफराज का। तो ये सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है? आकिब जावेद लगता है कि माइक हैसन के साथ मिलकर टीम बनाते हैं। माइक हैसन का टिल्ट एक फ्रेंचाइज की जानिब है क्योंकि उनके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने चैंपियन बनवाया है उस फ्रेंचाइज को। तो ये क्या हो क्या रहा है? कोई पूछने वाला है, कोई लगाम देने वाला है? हम सब बोल बोल के थक जाएंगे, नशिस्तन गुफ्तन वाली बात होगी जामी साहब, और होना वाना कुछ भी नहीं है। मिर्जा साहब, वो कामरान गुलाम आया था, कहाँ गया? सऊद शकील, फिर वो जो लेफ्टी आपने बताया, बड़ा खूबसूरत उसका एक्शन था, लेफ्ट आर्म पेस बॉलर आकिफ जावेद, वो कहाँ गया? ये क्या नाकाम हो गए थे प्लेयर जो हमें ये नए अजूबे दरियाफ्त करके इन्हें ग्रीन कैप देनी पड़ी? इनको बस शौक है ना। सिलेक्शन कमेटी ने 6 लड़के इस टीम में थे ऐसे कि जिनको आप लेकर गए और उनमें से आपने 2 को इधर डेब्यू कराया, 4 को उधर डेब्यू कराया। 18 साल के बाद जामी साहब पाकिस्तान ने किसी वनडे में 4 खिलाड़ियों को बैक वक्त डेब्यू कराया। आखिरी मर्तबा 2008 में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब वहाब रियाज, उसके अलावा खुर्रम मंजूर, अब्दुल रऊफ, रिजवान अहमद ने डेब्यू किया था। तो उसके बाद इसका मतलब है इस दौरान लड़के अच्छे आए। अब आपके पास कोई क्वालिटी क्रिकेटर्स नहीं है, या फिर आप सिफारिश और पर्ची की बुनियाद पर टीम का इंतखाब कर रहे हैं, आपका कोई विजन नहीं है। कोई इनसे पूछे। और फिर डिटाई के साथ, बजाय इसके कि जब हम वर्ल्ड कप हार कर आए T20 तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते एक मैच जीतने का इंतजार कर रहे थे कि बांग्लादेश को दूसरा मैच हरा दे, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कर रहे हैं आपने भी देखा, हमने भी सुना। मेरे ख्याल में इनको समझ नहीं आता इन लड़कों को। जिस तरह आपने शामिल हुसैन की बात की, टैलेंटेड है, यंग है, लेकिन बहुत जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको झोंक दिया गया है। अब्दुल समद T20 का प्लेयर है, फैसलाबाद का, 5 T20 खेला था गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, उसको आपने वनडे में डाल दिया। गाजी गौरी विकेट कीपर है, फिर आपके बकिया विकेट कीपर्स कहाँ गए जिनको आप लेकर चल रहे थे? आपने तो आसमान पर उठाया हुआ था मोहम्मद हारिस को, किधर गया मोहम्मद हारिस? फिर आपके पास इतने जो विकेट कीपर, हसीबुल्लाह खान बलूचिस्तान का बेहतरीन बैट्समैन, रन्स के अंबार लगा रहा है, उसको आप रोलिंग स्टोन बनाकर टीम से बाहर कर दिया। तो इसका मतलब है आप पसंद नापसंद की बुनियाद पर यही तो अलमिया है। लेकिन इस अलमिया में मुझे किंग बाबर की याद सता रही है, सुपरस्टार। तो क्या किंग बाबर का दौर खत्म हो गया? कहाँ रह गए बाबर आजम? ओवर फॉर हिम। बाबर आजम का दौर खत्म तो नहीं हुआ चाहता, लेकिन कुछ लोग हैं जो, एक तो उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं, दूसरे अगर आप उनका स्ट्राइक रेट कम है तो आप उनको T20 में क्यों डाल रहे हैं? आप उनको चौथे 5वें नंबर पर खिला रहे थे, वहां तो पैट किए बैठे थे, बारी नहीं आई। आप उनको जो वनडे में इस टीम में जामी साहब, सिवाय आपको सलमान अली आगा के और मोहम्मद रिजवान भी बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आए। 58 रन उन्होंने 3 मैचों में बनाए, कीपिंग उनसे हो नहीं रही थी, डाइव नहीं लग रही थी। रिजवान और आगा सलमान के अलावा आप मुझे बता दें कौन सा बैट्समैन था तजुर्बाकार? और आप तजुर्बात पे तजुर्बात कर रहे हैं, नौजवानों को आपने तजुर्बात की भट्टी में झोंक दिया है कि चलो इनको वनडे कैप दे दो। मेरे ख्याल में बाबर का कैरियर अभी खत्म नहीं हुआ। इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट, जिसमें आप टेस्ट क्रिकेट भी कहें और वनडे क्रिकेट भी कहें, लेकिन कुछ उनके लगता यह है कि सर जंग है किसी के साथ, उस सर जंग का असल मसला सर जंग का भी है और फॉर्म का भी है। दोनों जब मिलें तो फिर किंग की जगह नहीं बनती फिलहाल। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो टीम का हाल हमने देखा, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग में शिकस्त हुई बांग्लादेश के हाथों। जस्ट इमेजिन ये बांग्लादेश की टीम थी, तो अगर यही जो हमारी मौजूदा टीम है इसको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलना पड़ता है, जो खेलेंगे भी, तो फिर शायकीन को क्या मशवरा देंगे आप बहैसियत एक एक्सपर्ट? टीवी ना देखें? फिर तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनेंगे। और आप देखिएगा शायकीन क्रिकेट भी बड़े दिल बर्दाश्त और
कमेंट्स देखे उनके कि कौन सी टीम है, लोगों ने तो देखने ही छोड़ दिया, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि क्या होता है। मेरे ख्याल में बड़ी एक पाकिस्तान क्रिकेट, अब आप देखें ना जामी साहब, 2024 से आप अगर देखना शुरू करें, 2024 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ कि हम जो है दूसरे राउंड में नहीं पहुंच सके। 2024 में हम आयरलैंड से हारे, फिर उसके बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी 4-5 दिन में खत्म हो गई। 2025 में एशिया कप में लगातार 3 मैच भारत से हारे। 2026 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें हम बाहर हो गए, और अब बांग्लादेश ने रही सही कसर पूरी कर दी। तो कहां जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट? बुलंदी की तरफ जा रही है या पस्ती की तरफ? हम अच्छे इकदाम तो करते हैं, बांग्लादेश के लिए फाइट करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, ठीक है, हम क्रिकेटिंग फ्रंट पे तो मुकाबला करते हैं, लेकिन हमारी अपनी क्रिकेट टीम की क्या सूरत हाल है? कोई ये तो पूछे। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट टीम जिससे लोग वाबस्ता है, 25 करोड़ अवाम के जज्बात वाबस्ता है, वो तो अब बहुत दिल बर्दाश्त हो गया। और मुझे लगता है कि अब तो खैर लोग टीवी तो अब खत्म ही हो गए, वरना लोग टीवी तोड़ना शुरू कर नहीं। अच्छा मिर्जा साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता और भी है, ये तो टीम है ना, सिलेक्शन टीम, प्लेयर्स, कप्तान बड़ा अहम होता है। डू यू थिंक सो कि शाहीन आफरीदी जचते हैं ओडीआई कप्तान में? कप्तानी के गुर, कप्तानी की हरकियात वो नजर आती हैं उनकी गेम स्कीम में जो हम देखते हैं ऑन फील्ड? और दूसरा एक सवाल और ले लें मुझसे कि ऑलराउंडर भी है को हमारे पास। नेदरलैंड के खिलाफ जितवाया T20 का, कल क्या किया उन्होंने? 9 रन बनाए उन्होंने 20 गेंदों पर। तो ऑलराउंडर पे तो वो कंसंट्रेट करते हैं ना। माइक हैसन का ये नजरिया यही है कि ऑलराउंडर होने चाहिए, जो बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, आधा तीतर आधा बटेरो। और आपने जो पूछा शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से, एक तो उनको गलत कप्तान बनाया गया था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी, तो उन्होंने इनको अचानक बाबर आजम को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया, इसलिए कि उन्होंने लाहौर कलंदर्स को PSL जितवाई। अब इनको सीखने दे वनडे क्रिकेट में। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर जहां सलमान अली आगा को जो T20 का कप्तान था उसे वनडे का बनाना चाहिए था, और शाहीन आफरीदी जिसकी T20 में परफॉर्मेंस रही है माजी में, उसको T20 का बनाना चाहिए था। लेकिन बाबा आदम ही निराला है पाकिस्तान क्रिकेट का, किसे वकील करे मुंसिफी। अच्छा मिर्जा साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे स्क्वाड में एक लड़का लेफ्टी है, वो मुआज सदाकत ओपनर, उसने बॉलिंग भी की, उसको देखा, उसमें पुख्तगी नज़र आई है, अच्छी टाइमिंग, अच्छी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्ट्रोक पोजीशन अच्छी, जारहाना भी है। तो अब मुझे खदशा ये है कि ये जो 3 बाकी खिलाएं उसके चक्कर में ये बच्चा ना रगड़ा जाए कहीं, जिसमें थोड़ी बहुत पोटेंशियल नज़र आई है। बिल्कुल आपने सही कहा, पेशावर से ताल्लुक है, 20 साल का यंग बैट्समैन है, PSL में पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट कर चुका है, पाकिस्तान अंडर-19 खेल चुका है, और जो उसने दूसरे वनडे में इनिंग्स खेली, बेखौफ फियरलेस क्रिकेट खेलता है। उस पर अगर काम करेगा कौन? सवाल तो ये पैदा होता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद माइक हैसन अपने घर चले गए न्यूजीलैंड। आपने बैटिंग कोच किसको रखा हुआ है जामी साहब? हनीफ मलिक को, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटिंग कोच है। वो कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो कौन से क्वालिफाइड कोच हैं, किस टीम के साथ दुनिया की उन्होंने कोचिंग की है? तो मेरे ख्याल में उस लड़के पर अगर आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, उस पर काम किया जाए, तो ही हैज गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल। और मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में अगर वो सियासत की नजर नहीं हुआ, तो क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेता है, और सितम जरीफी देखिए उसने पिछले मैच में। मिर्जा साहब, पहले के आपका शुक्रिया अदा करें, 1-2 चीजें और रह गई हैं। क्या ये तल्ख हकीकत नहीं है, सच बताएं, कि इस टीम में या तो कोई दामाद या अजीज़ो अकारिब की बुनियाद पे खेल रहा है, या फिर कोई असर रसूख वाला खिलाड़ी है तो वो टीम में दाखिल हो रहा है? क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल, इस तल्ख हकीकत से कोई इनकार ही नहीं कर सकता। पड़ोसी मुल्क की एग्जांपल देख लें, वहाँ कौन है चीफ सेलेक्टर? अजीत अगरकर। वो इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन काफी अरसे से वहाँ मेरिट पर टीम का इंतखाब होता है। संजू सैमसन की एग्जांपल ले लें, उसको बिठाए रखा, जब वो आया तो उसने क्या परफॉर्मेंस दी है केरला का। पाकिस्तान में यही है कि अगर जिसकी कोई ना कोई पर्ची, जिसका कोई ना कोई लिंक है, तो वो फिर आगे चला जाता है। अब तनकीद होती है शामिल हुसैन पर कि उनके वालिद सहाफी हैं, जुर्म नहीं है सहाफी होना, लेकिन लोग कनेक्शन मिलाते हैं। किसी लड़के का बाप जो है किसी आला ओहदे पर फायदे, वो पाकिस्तान टीम में आता है, तो ये आखिर खत्म होना चाहिए कल्चर। अगर खत्म नहीं होगा, बहुत तो बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल बेग साहब। निशानदेही उन्होंने की, सिलेक्शन से लेके, कप्तानी से लेके, प्लेयर्स को जल्दी इंट्रोड्यूस करवाने से लेके, और बैटिंग कोच तक, हर जगह एक ऐसी सूरत हाल है जो बयान नहीं की जा सकती, और वो सूरत हाल वजह है इस तबाही की, इस बर्बादी की, इस बदतरीन शिकस्त। आज के लिए इतने, मुलाकात कल। अल्लाह हाफ़िज़।